फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हंटर कमीशन 1882 का। जो हंटर कमीशन आया था इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही है। फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हंटर आयोग क्या था, इसका कार्य क्या था, हंटर आयोग लाना यानी हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी, कितना क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप लोग पेपर पेन लेके साथ बैठिए और मेन पॉइंट नोट करते हुए चलिए। तो जितना आपको इस पीपीटी में आपको दिख रहा है ये सारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये मेन पॉइंट है जो कि आप इसको हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद इसके अंदर अपने हिसाब से भी लिखेंगे। तो ये जो है आप लोग को जो मैंने अपने मतलब जो बना के आप लोग को ये दे रही हूँ, तो ये आप लोग को याद करना है। और फिर एक यहाँ पे देखेंगे तो जो आप लोग को लिखा हुआ है उसको याद कीजिए, क्योंकि वो मेन पॉइंट है जो कि वहां पे आप हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सारा आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप पेपर में लिखने बैठेंगे तो आपके सामने शब्द होने चाहिए, आपके पास शब्द होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि और उसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने वाले हैं। बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव क्या है जो हंटर आयोग आया हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1854 से 1882 में, ये 1854 की नीतियों पे लागू हुआ 1882 में। ये आयोग का मुख्य लक्ष्य शिक्षा में नई खोज करना नहीं था। यानी इसका क्या लक्ष्य था, जो आप लोग का हंटर आयोग आया था इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो आयोग का मुख्य लक्ष्य शिक्षा में नई खोज करने का नहीं था। उद्देश्य इसकी क्या थी, पुरानी नीतियों का मूल्यांकन और सुधार करना। यानी जो नीतियां जैसे बोर्ड की घोषणा पत्र आया था उसमें क्या कमी रह गई थी उसको सुधार करने के लिए हंटर कमीशन यानी हंटर आयोग का गठन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष रूप से बोर्ड के घोषणा पत्र सन 1854 को परिवर्तित व संशोधन करना था। तो ये आप लोग को याद हो, इतनी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपके जुबान पे होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्य बनाएंगे, उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था, ये शिक्षा में सुधार करने का यानी खोज करने का मुख्य उद्देश्य इसका नहीं था। अभी हम लोग मुख्य बातें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सी हेडिंग हमें बनाना है और किस तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। फिर इसका उद्देश्य में हम क्या ले लेंगे कि पुरानी नीतियों का मूल्यांकन करना या सुधार करना था। तो हंटर आयोग का निर्देश यानी उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था कि ये जो पुरानी नीतियां आई थी उनमें जो कमी रह गया था उसको सुधार करना था। जिसे हमने समावेशी पढ़ा था, एकीकृत पढ़ा था। तो पहले एकीकृत आया फिर समावेशी आया, क्योंकि एकीकृत की कमियों को पूरा करने के लिए समावेशी आया था। उसी तरह से ही जो हंटर है है ये बोर्ड की घोषणा पत्र में जो कमी रह गया था उसको परिवर्तित यानी सुधार करने के लिए लाया गया था। आगे देख लीजिए, अभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बस ये आप लोग को बता रही हूँ कि ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब ये याद रहेगा तो आप अपने हिसाब से, आपके पास शब्द अभी आएंगे जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा की ढांचा एक नजर में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देसी शिक्षा थी यानी इंडिजीनियस यहाँ पे थी, उसके बाद प्राथमिक प्राइमरी थी, फिर सेकेंडरी थी, उसके बाद हायर थी। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले देसी शिक्षा आई और प्राथमिक शिक्षा ये सरकार का पूर्ण संरक्षण था। उसके बाद सेकेंडरी आया, फिर हायर आया, ये निजीकरण व सरकार की वापसी थी। यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये याद होना चाहिए देसी शिक्षा क्या है। अभी आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा थी। तो ये सरकार के नियंत्रण में यानी गवर्नमेंट कंट्रोल में ये थे। आगे देखिए, इसमें आगे हम देख सकते हैं कि देसी शिक्षा क्या थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखने ही वाले हैं। जो देसी शिक्षा थी विकास एवं संरक्षण यानी ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन था। यहाँ पे इन विद्यालयों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था, जाए प्रवेश और पाठ्यक्रम में कोई सरकारी हस्तक्षेप न हो, संचालन भार नगर पालिकाओं या जिला परिषदों को सौंपे जाए, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। तो ये तो आप लोग की देसी शिक्षा के स्तर पे था। परीक्षा फल के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए, यानी यहाँ कहा गया कि पेमेंट ऑन रिजल्ट सिस्टम की जाएगी। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे इसका प्राथमिक शिक्षा उद्देश्य का पाठ्यक्रम क्या था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आपको अपने कॉपी में नोट करना है या पीडीएफ डाउनलोड करके इसको बार बार रिवाइज करना है। आप पूरा एक सीरीज पढ़ने से अच्छा है कि आप इतने वर्ड याद कर लीजिए और मेरे साथ एक बार डिटेल से पढ़ लीजिए। आप अपने पेपर में एकदम 100% अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो करके ही आएंगे।
तो देखिए प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या था, तो इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा अगर इस तरह से बना के अपनी कॉपी में लिख देते हैं पेपर में तो आपको बहुत अच्छे ही नंबर मिलेंगे। तो प्राइमरी एड पे क्या था कि उद्देश्य इसका क्या था, शिक्षार्थी तैयार करना नहीं बल्कि जन शिक्षा का प्रसार करना था। शिक्षक कैसे थे, प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाए, माध्यमिक शिक्षण केवल प्रचलित देसी भाषाओं में हो। आगे देखिए इसका पाठ्यक्रम कैसा था, तो पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी और व्यवहारिक विषय हो, और विषय सूची में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृषि था, चिकित्सा वही खता था, और यहाँ पे क्षेत्र मिति आदि था। आगे देखिए इसमें प्राथमिक शिक्षा और प्रशासन और वित्तीय क्या थी, तो लॉर्ड रिपन के काउंटी काउंसिल मॉडल पर यह आधारित था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रांतीय सरकार, उसके बाद यहाँ पे स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड था, कोष पृथक था, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नगर स्तर, ग्राम स्तर पे था और नगर स्तर पे था, यानी विलेज और सिटीज पे था। ग्राम का धन ग्राम में, नगर का धन नगर में खर्च हो, ये था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साहित्य विषय यहाँ पे आपको कहा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आप लोग वर्ग कोर्स ए और कोर्स बी में था साहित्य विषय, यानी यहाँ पे लिटरेटरी सब्जेक्ट था। उसके बाद यहाँ पे व्यवहारिक औद्योगिक यानी प्रैक्टिकल यहाँ पे था। यहाँ पे देख सकते हैं कि उन छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, छात्रों को स्वावलंबी बनाने हेतु। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसमें देखने वाले हैं, याद करने वाला ये सारी चीज आप लोग को। तो चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे कहा गया कि हंटर कमीशन ने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठिन परिश्रम से कार्य किया। हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग के संबंध में कोई नवीन बात नहीं की। अभी हमने क्या देखा कि जो हंटर आयोग आया था उसका वो शिक्षा में सुधार करना चाहता है, ना कि शिक्षा के बारे में ये नए नियम और कानून नहीं बना रहा था, ना तो सुधार। ये जो पहले के नियम आए थे, जैसे कि वुड का नियम आया था, वुड के नियम में क्या कमी रह गई थी, उस कमी को सुधार करने के लिए ये किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कमी को सुधार करने के लिए आया था। यहाँ पे हंटर कमीशन ने भारतीय शिक्षा के प्रत्येक अंग के संबंध में कोई नवीन बात नहीं कही, अपितु वुड के घोषणा पत्र सन 1854 के परिवर्तित और संशोधन कर प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जो हंटर आयोग था किसके सुधार के, यानी किसमें सुधार करने के लिए आया था, तो जो वुड का घोषणा पत्र। अब वुड का घोषणा पत्र कब आया था, तो ये 1854 ईस्वी में आया था। अब इसमें हम लोग देसी शिक्षा देख लेते हैं कि देसी शिक्षा क्या थी। तो यहाँ पे आप देखिए देसी शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि कमीशन ने देसी शिक्षालय का अभिप्राय भारतवासियों द्वारा भारत प्रणाली के आधार पर संचालित स्कूलों से किया। इनको नए साँचे में सम्मिलित करने के लिए स्कूलों के विकास एवं संरक्षण की सिफारिश की। अंततः काल की बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी देसी स्कूल आज तक जीवित है। यह उनकी सजीवता तथा सर्वप्रियता का द्योतक है। कमीशन ने कहा कि देसी स्कूल को यदि सरकार सुझावों के अनुसार स्वीकार कर लेती है तथा सहायता देती है तो अवश्य ही उनके शिक्षण प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है। आगे देखिए इसमें, और इस प्रकार के सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि देसी स्कूल के महत्व और स्वीकार करते हुए कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। तो कौन कौन से सुझाव है, जब आप पढ़ लेंगे आपके पास वर्ड होने चाहिए, यानी आपके पास क्या होने चाहिए, पेपर में लिखने के लिए शब्द होने चाहिए। अब यहाँ पे आप अगर हेडिंग डालते हैं कि देसी यहाँ पे शिक्षा, अब देसी शिक्षा में आप अपने हिसाब से ही भी लिख सकते हैं। देखिए कभी भी आप बीएड की कॉपी आप रट के नहीं लिख सकते हैं, ना तो आप रट के लिख सकते हैं, कितना क्वेश्चन आप रटेंगे, नहीं रट पाएंगे। तो इसलिए आप समझिए। अब हंटर के हमने अभी अब तक आप लोग को क्या याद करना है, हंटर कमीशन कब आया, हंटर कमीशन का कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था, किसकी घोषणा जो आई थी, यानी किसकी घोषणा में सुधार करने के लिए आया, तो ये याद होना चाहिए। वुड की घोषणा कब आई थी, उनमें कमियां क्या थी, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब पता आपको होना चाहिए, ना कि आप पूरा इसको याद करिए। यहाँ पे आप देखिए कि देसी स्कूल के महत्व को स्वीकार करते हुए कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे। उच्च और निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन देगी, यानी विद्यालय कैसा हो, उच्च हो या निम्न हो, सबको जो सरकार है कुछ प्रोत्साहन देगी। देसी पाठशालाओं में प्रवेश पाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन न लगाया जाए। सरकार द्वारा उनके पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने के लिए सरकार विशेष सहायता
दे, देशी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण को उचित प्रबंधन हो और विद्यालय के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। उसके बाद यहाँ पे स्वेच्छा पूर्व संचालन भार नगर पालिकाओं या जिला परिषदों को सौंप दे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा फल के अनुसार आर्थिक सहायता की जाए। उपयुक्त सिफारिश के फलस्वरूप देशी शिक्षा में पुनः जागृति आ गई। आगे देख सकते हैं हमने क्या देखा था, अगला हमने देखा था कि प्राथमिक शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं, एक देखे हमने देशी शिक्षा, देशी शिक्षा में क्या करना था। अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में आप लोग को क्या पढ़ना है, इसमें क्या कहा गया है। तो अब देखिए इसमें प्राथमिक शिक्षा में क्या है। प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के विषय में कमीशन ने सबसे अधिक रुचि दिखलाई। उसकी जांच का प्रमुख विषय ही यही था कि अतः उन्होंने निर्भीक होकर स्वीकार किया कि जब शिक्षा के प्रत्येक विभाग में राजकीय संरक्षण का औचित्य स्वीकार किया जा सकता है तो जन समूह की शिक्षा, इसकी उपलब्धि, प्रसार तथा उन्नति तो शिक्षा प्रणाली का वह भाग है जिसके लिए सरकार के अथक प्रयास भूतकाल की अपेक्षा एक बृहत्तर पैमाने पर प्रारंभ किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा की नीति के संबंध में निम्न सुझाव दिया। तो ये जो हंटर आयोग था, ये कमीशन था, ये क्या क्या सुझाव दिया यहाँ पे। पहला, इसका उद्देश्य विद्यार्थी तैयार करना न होकर जन शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विद्यार्थी को तैयार करें, ऐसा आप बच्चों को पढ़ाइए, ऐसी बच्चों को शिक्षा दीजिए कि जो जन शिक्षा का प्रसार पूरे देश में हो। अगला है प्राथमिक शिक्षा का व्यवहारिक बनाया जाए, पाठ्य विषय में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने वाला विषय हो। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को रटा के पढ़ा रहे हैं, ऐसे बनाए कि बच्चा जो सब्जेक्ट है उसको उस पर आत्मनिर्भर हो जाए, मैंने उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। उसके बाद सरकार का कर्तव्य है कि प्राथमिक विद्यालयों का पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। सरकार आदिवासियों की शिक्षा का भी प्रबंधन करे, जो आदिवासी लोग हैं उनकी भी, आदिवासी बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अगला था यहाँ पे शिक्षा का माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा का माध्यमिक प्रचलित, यहाँ पे माध्यमिक प्रचलित देशी भाषा होनी चाहिए। अब आप शिक्षा दे रहे हैं, जैसे कि आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और आप हिंदी बहुत अच्छे पढ़ लेते हैं, इंग्लिश जानते हैं पर उतना अच्छा नहीं जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पे समझिए, अब आपके सामने हम टोटल इंग्लिश ला के रख दें, हमने अभी देखा हिंदी इंग्लिश दोनों, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम आप टोटली आपके सामने ला के इंग्लिश रख दें तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, फिर उसमें पढ़ने में आपका इंटरेस्ट नहीं सकेगा, फिर आप क्लास बंद करके यानी बंद कर देंगे। यानी आप क्या सोचेंगे कि हमें तो हमारे लायक यही नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्यों पढ़े। तो वही कहा कि जो भी आप शिक्षा दीजिए बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषा है, उनकी मातृभाषा है, उसमें दीजिए, ना कि आप उनकी भाषा से हट के दीजिए कि उनको समझ में ही न आए। तो वही कहा गया प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, प्रसार व सुधार को शिक्षा के क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग घोषित करें। सरकार को उसके उन्नति के लिए सतत प्रयास करनी चाहिए। अगला है छोटे छोटे पदों पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए व्यक्तियों की ही नियुक्ति हो। आगे देखिए इसमें संगठन क्या था। तो यहाँ पे संगठन में आप देख सकते हैं कि कमीशन ने सारा प्रबंध जिला या म्यूनिसिपल बोर्ड को सौंप दिया। इन स्थानीय बोर्डों का निर्माण लॉर्ड रिपन ने काउंटी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड के आधार पर कराया था। इन स्थानीय संस्थाओं को सह आदेश दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा का समस्त उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी और उसे ठीक प्रकार से निभाएगी। आयोग ने सरकार को जनसाधारण में शिक्षा प्रसार करने के भार से मुक्त कर दिया। इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इनका सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के संबंध में प्रत्येक प्रांत को अपनी सुविधा अनुसार पाठ्य विषय निर्धारित करने की छूट दे दी गई और भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, वही खाता, क्षेत्र नीति आदि कुछ जीवन उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी। हमने अभी इससे पहले पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में हमने बहुत शॉर्ट में देखा, अब उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, उसको याद कीजिए। अब इतना पढ़ने से अच्छा कि आप उसमें मेन पॉइंट याद कर लेते हैं तो फिर अपने हिसाब से आप उसको लिख लेंगे। आगे देखिए इसमें आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सुझाव क्या थे। तो यहाँ पे स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए एक निश्चित धनराशि अलग रख लेनी चाहिए। प्रांतीय सरकार को इस दिशा में सहायता देनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों में कोष पृथक कर दिए जाएं जिससे ग्रामों में व्यय होने वाला धन ग्राम में ही खर्च हो। जैसे कि ग्राम का व्यय यानी ग्राम के जो पैसे हैं ग्राम में ही खर्च किए जाएं और जो शहर के पैसे हैं शहर में ही खर्च किए जाएं। तो वही कहा गया है ग्राम में ही खर्च हो और नगर में उसका उपयोग न किया जाए सके। स्थानीय कोष केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय हो। प्रांतीय सरकार स्थानीय कोष का आधा या संपूर्ण व्यय 1/3 भाग प्राथमिक शिक्षा के लिए सहायता के रूप में प्रदान करेगी।
तत्कालीन जनसंख्या की दृष्टि से यह आर्थिक सहायता बहुत ही कम थी। यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो प्रशिक्षण विद्यालय की व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे विद्यालय के शिक्षण स्तर की उन्नति के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। नॉर्मल स्कूल खोलने का सुझाव देते हुए निम्न मत व्यक्त किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक निर्मित स्कूल की व्यवस्था आवश्यक हो। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक अपने अधीनस्थ प्रशिक्षण विद्यालयों के कार्य में रुचि ले और उनके कुशल संचालन की व्यवस्था करें। प्राथमिक विद्यालयों के लिए निश्चित व स्वीकृत धनराशि में से प्रारंभिक विद्यालयों के निरीक्षण व नॉर्मल स्कूलों की स्थापना पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये देखिए, आप जब भी बीएड की कॉपी लिखने चलते हैं तो आपको क्या याद होना चाहिए, मेन पॉइंट और हेडिंग्स याद। हेडिंग्स तो सारी याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास हेडिंग्स रहेगी तो उस हिसाब से अपनी कॉपी आप लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा। अगर आप बीएड की कॉपी लिखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आप सर्च कीजिएगा JLB एकेडमी बीएड की कॉपी कैसे लिखे। आपके सामने एक वीडियो आएगा, वो उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है कि किस तरह से आपको अपनी कॉपी लिखना है और क्या याद करके आपको पेपर में जाना है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा पे किस किस चीज का जरूरत होती है। तो माध्यमिक शिक्षा की ओर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। उसके गुण तथा दोष को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद्यालयों को सरकार की ओर से सहायता अनुदान दिए जाने चाहिए। प्रत्येक जिले में एक से अधिक राजकीय विद्यालय न खोला जाए। विद्यालय के भवन निर्माण, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय तथा फर्नीचर आदि के लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाए। सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। आगे देखिए, देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूल को खोलने की आवश्यकता ज्ञात होने पर सहायता अनुदान प्रणाली के आधार पर खोला जाए। माध्यमिक शिक्षा का भार सरकार को अपने हाथों में न लेकर सुयोग्य भारतीयों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। बालकों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की के लिए विद्यालय के अधिकारियों को पूरा अधिकार दे दिया जाए। यहाँ का सिलेबस कैसा होना चाहिए, तो इसमें भी तो सिलेबस था। हमने जैसे कि प्राथमिक स्तर पर सिलेबस देखा, अब माध्यमिक स्तर पर सिलेबस देखेंगे, फिर उच्च स्तर पर सिलेबस देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कि आपको प्राइमरी माध्यमिक स्तर पे सिलेबस कैसा था, तो कमीशन के अनुसार हाई स्कूल के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया, अ वर्ग और ब वर्ग। यहाँ पे अ वर्ग में उन छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति उत्सुक हो और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो। और ब वर्ग में किसको रखा गया था, तो ब वर्ग के पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बना दिया जाए और पाठ्यक्रम में औद्योगिक तथा व्यवहारिक विषयों को प्रधानता दी गई, जिससे छात्र हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के बाद व्यवसाय में संलग्न होकर स्वावलंबी बन सके। भाषा के माध्यम के विषय में आयोग ने मौन रहकर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी भाषा पर ही बल दिया। इसमें देसी भाषाओं की अपेक्षा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अ वर्ग में बांट दिया गया, एक ब वर्ग में। यानी जो बच्चे हाई स्कूल पास किए और वो पढ़ना चाहते हैं आगे तो वो अ में आ जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हाई स्कूल पास करके अब वो अपने व्यवसाय में जुड़ जाना चाहते हैं तो वो बच्चे किस में आ जाएंगे, जो ब वर्ग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि जो उच्च स्तर की शिक्षा थी उसको अ और ब वर्ग में बांटा गया, अ में किसको रखा गया और ब में किसको रखा गया, तो ये आपको याद होने चाहिए। देखिए इसमें, यद्यपि इसका कार्य कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच करना नहीं था, फिर भी उसने अपने मत अनुसार महत्वपूर्ण सुझाव को प्रोत्साहित किया। उसने घोषित किया कि सरकार को शीघ्र ही उच्च शिक्षा उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज को सहायता देने में सहायता दर, शिक्षकों की संख्या, कॉलेज संचालन व्यय का परिणाम, कॉलेज का कार्य क्षमता तथा उस स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। बिना फीस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या नियत कर दी गई। आगे देखिए, विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त करने पर छात्रों को रोजगार की सुविधा देना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। यानी जब जो स्टूडेंट है पढ़ के वो शिक्षा प्राप्त कर ली है तो ये कर्तव्य सरकार का है कि सरकार उसको रोजगार दे। यांत्रिक उद्योग की शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके यूरोप भेजा जाए।
यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक अथवा अन्य किसी शिक्षक के द्वारा नैतिक उपदेशों की व्याख्यानमाला जारी करने का सुझाव भी कमीशन ने रखा और मानव धर्म के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रकृति धर्म पर आधारित पाठ्य पुस्तक की रचना का आदेश भी दिया। कमीशन ने व्यक्ति कॉलेजों के राजकीय कॉलेज की अपेक्षा यहाँ पे कम फीस करने का अधिकार देकर एक अवांछनीय स्पर्धा और अयोग्य यहाँ पे देखिए अयोग्य और निम्न कोटि की शिक्षा संस्थाओं को जन्म दिया। यदि कॉलेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षा सामग्री के लिए धन की आवश्यकता हो तो सरकार द्वारा इन कार्यों को पूर्ति के लिए विशेष अनुदान दिया जाए। अगला है स्त्री शिक्षा की भी बातें हुआ था, जो हंटर सिफारिश था उसमें स्त्री के शिक्षा के लिए भी बातें हुआ था। तो अगर ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पे बस आ जाए कि हंटर आयोग के अनुसार स्त्री शिक्षा पे क्या क्या प्रस्ताव रखे गए थे, तो अब वहां पे आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्त्री शिक्षा में क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि कमीशन ने उल्लेख किया कि यह स्पष्ट है कि स्त्री शिक्षा अभी तक अविकसित रूप से है। इस कारण यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो स्त्री शिक्षा का पालन पोषण किया जाए। कमीशन ने स्त्री शिक्षा की बहुमुखी उन्नति के लिए कुछ निम्न सुझाव प्रतिपादित किए। महिला विद्यालय के लिए सहायता अनुदान के नियम सरल कर देने चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो और निर्धन को छात्रवृत्ति भी दी जाए। नारी शिक्षा की प्रगति के लिए स्त्रियों ही अध्यापन करने के लिए नियुक्ति हो। आगे देखिए इसमें कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानीय संस्थाओं और प्रांतीय सरकार के पास जो भी सार्वजनिक कोष हो उनमें बालिकाओं के स्कूल को समान अनुपात में धन मिलना चाहिए। यानी जो गर्ल्स के लिए स्कूल था और जो बॉयज के लिए स्कूल था, दोनों के लिए कहा गया कि समान पैसे मिलने चाहिए, धन मिलने चाहिए। नारी शिक्षा में रुचि रखने वाली स्त्री पुरुष को महिला विद्यालय से संबंधित किया जाना चाहिए। महिला विद्यालयों में माध्यमिक कक्षा भी प्रारंभ हो। बालिकाओं को साहित्यिक विषय की अपेक्षा प्रायोगिक विषय की शिक्षा देने सुझाव दिया। आगे देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि महिला विद्यालय में दूर से आने वाली महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो। पर्दा करने वाली महिलाओं को शिक्षा का प्रबंधन घर पे हो। महिला विद्यालयों का प्रबंधन स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया जाए। अगला है आप लोग का मुस्लिम शिक्षा। तो मुस्लिम शिक्षा के बारे में क्या कहा गया था, यहाँ पे देखिए। मुस्लिम शिक्षा के दोष को दूर करने के लिए इस कमीशन ने उचित मार्ग का निर्देशन किया, जो कि सफलता का घोतक समझा गया। मुसलमानों स्कूलों की संख्या सरकारों द्वारा अनुदान दिए जाए। मुसलमानों की जनसंख्या अधिक होने पर उर्दू भाषा का शिक्षण का माध्यम रखा जाए। स्कूलों के निरीक्षक भी मुसलमान ही हो। मदरसों में उर्दू और फारसी की शिक्षा के साथ साथ अन्य व्यवहारिक विषयों को भी प्राधान्यता दी गई। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया कि सरकारी स्कूलों में मुसलमान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का आयोजन हो। शिक्षकों को उत्तम प्रशिक्षण दिया जाए। मुसलमान शिक्षक में प्रगति देखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की परम आवश्यकता है। मुस्लिम विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों को अधिक से अधिक समावेश किया जाए। राजकीय पदों पर नियुक्ति करते समय मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाए। यहाँ पे मुसलमानों का आकृष्ट करने के लिए मुसलमानों को हाई स्कूल तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि राजकीय विद्यालय में हिंदुस्तानी तथा फारसी पढ़ाने की व्यवस्था करें। अगला है सहायक अनुदान प्रथा क्या होती है। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा संचालित विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की निमित्त कमीशन ने सहायता अनुदान प्रथा के नियमों को अधिक लचीला बना दिया। सरकार से सिफारिश की कि विद्यालय के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करे। तो सहायक अनुदान प्रथा में ये कहा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड के घोषणा पत्र ने सहायक अनुदान प्रणाली को प्रचलित किया था। प्रत्येक प्रांत में इसका अलग अलग रूप था। मदरसा में वेतन अनुदान प्रथा यानी सैलरी ग्रेड सिस्टम, पश्चिमोत्तर प्रांत, मध्य प्रांत व कुछ सीमा तक पंजाब में नियतिकालीन वेतन प्रथा था यानी फिक्स्ड, यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड पीरियड सैलरी सिस्टम थी। बम्बई में परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रथा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम आदि प्रणाली प्रचलित थी। इन सभी का मूल्यांकन कर अपने मत प्रतिपादित किए थे। आगे इसमें देखिए कि प्रांत विद्यालय की आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार सहायता अनुदान संबंधित नियमों से संशोधन या परिवर्तन किए जाए।
आगे है यहाँ पे सहायता अनुदान के नियमों को हिंदी में अनुवाद करवाकर उनकी प्रतियों सहायता प्राप्त विद्यालय में प्रबंधकों के पास भेजी जाए। अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों के विद्यालय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। कम आय के साधने वाले विद्यालयों को अधिक सहायता प्रदान की जाए। भवन निर्माण, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री आदि के संबंध में सहायक अनुदान के नियम को निश्चित कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के लिए परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली का कि देखिए इसमें अगला क्या है, अगला कहा गया है कि सरकार द्वारा वितरित की गई छात्रवृत्ति सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों को समान रूप से प्रदान की जाए। विद्यालयों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। सहायक अनुदान के नियमों को अनुवादित कराकर स्कूल के मैनेजरों के पास सूचना भेज दिया जाए। अन्य प्रणालियों को अपनाने की प्रत्येक प्रांत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। आगे देख सकते हैं इस कमीशन ने स्कूलों के उत्थान को भरकर प्रयास किया। आयोग को उदार सिफारिश के परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्तिगत संस्थाओं का उदय हुआ। इस आयोग से जितना माध्यमिक विद्यालयों को लाभ हुआ उतना प्राथमिक विद्यालयों को नहीं हुआ था। आगे देख सकते हैं अगला है इसमें शिक्षा का भारतीयकरण तथा सरकार का शिक्षा क्षेत्र में पलायन क्या था। आगे है इसमें अगला कहा गया है कि बोर्ड का घोषणा पत्रों में इस बात का संकेत किया था कि सहायता अनुदान के कारण शिक्षा कार्य व्यक्तिगत प्रयासों एवं संस्थाओं द्वारा चलाया जा सकेगा और सरकार इस क्षेत्र में से अपने को दूर कर लेगी, परंतु ऐसा संभव न हो सका। आयोग से दो बातों पर सुझाव देने के लिए कहा गया था। तो प्रथम क्या था, क्या सरकार को शिक्षा से संबंध अलग कर लेना चाहिए, और दूसरा था कि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार क्या करे। कमीशन ने सरकार को इस क्षेत्र से अलग हो जाने की सलाह दी क्योंकि सरकार के पास धन का अभाव है। राजकीय विद्यालयों में बहुत धन व्यय होगा और स्थानीय विद्यालयों को अनुदान के रूप में प्रदान कर दिया जाए। अगला था इसका सुझाव क्या था, तो राजकीय विद्यालयों का विस्तार बंद कर दिया गया। यदि कोई संस्था किसी विद्यालय का भार लेना चाहे तो सरकार को दे देनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से स्थानीय संस्थाओं, जिला परिषदों तथा नगर महापालिकाओं को सौंप दी जाए। अगला है उच्च और माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को प्रांतीय शिक्षा आयोग के अंतर्गत सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप दिया जाए। हरिजनों और पिछड़े जातियों की शिक्षा कैसी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी जो हंटर सिफारिश आया था इसमें हर कैटेगरी के लोगों के लिए शिक्षा के लिए सिफारिश किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कमीशन ने सामाजिकता पर विचार करते हुए इस संबंध में निम्न सुझाव दिए। हरिजनों अथवा पिछड़ी जाति के लोगों को राजकीय विद्यालयों में बिना रोक टोक के प्रवेश दिया जाए। अगर कहीं पर किन्हीं स्थानीय संस्थाओं में उनके प्रवेश पर आपत्ति की जाए तो तत्काल अलग शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जाति भेदभाव की समस्याओं को बुद्धिमानी से हल किया जाए। अगला है पिछड़ी जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अलग विद्यालय खोले जाए, व्यक्तिगत प्रयासों को इस क्षेत्र में विशेष सुविधा दी जाए, शिक्षा निःशुल्क दी जाए। आगे देखिए इसमें अगला है मातृभाषा ही इनकी शिक्षा का माध्यम हो। तो अभी भी देखते हैं कि जब यहाँ पे आप लोग का एनसीएफ 2005 या आरटीए 2009 का कहना क्या है कि जब बच्चा 1 से 5 तक पढ़ रहा है तो उसके मातृभाषा में ही उसको शिक्षा देनी चाहिए, यानी उसके मदर टंग में ही उसको भाषा देनी चाहिए। तो वही कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईसाई, यहाँ पे कहा गया है उसी जाति के अध्यापक नियुक्ति किए जाए, इन्हीं ऐसी शिक्षा दी जाए जिसे पड़ोसी सभ्य जातियों से यह संबंध बना सके। अगला है ईसाई प्रचारकों का महत्व में कमी क्या थी, तो यहाँ पे देखिए ईसाई प्रचारकों के आंदोलन के फलस्वरूप भी हंटर कमीशन की आवश्यकता समझी गई। ईसाई प्रचारक धर्म प्रचार के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षण संस्था अपने पास रखना चाहते थे, परंतु कमीशन ने उनकी मांगों को ठुकराकर उनके महत्व में कमी उत्पन्न कर दी। ईसाइयों को हिंदी शिक्षण संस्था हस्तांतरित करने से रोक लगा दी गई। धार्मिक शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ईसाई धर्म प्रचारक इस बात का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, साथ ही उन्हें बाइबिल की शिक्षा प्रदान करने की छूट दे दी जाए। इधर भारत में आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज और धार्मिक संस्थाएं इनका विरोध कर रही थी और भारतीय धार्मिक ग्रंथ वेद और उपनिषदों के लिए अध्ययन पर बल दिया जा रहा था।
आयोग ने इसे उहोपोत में धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए। सरकारी स्कूल में किसी तरह की धार्मिक शिक्षा न दी जाए। तो हंटर सिफारिश का कहना क्या था कि जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें कोई भी धार्मिक की शिक्षा न दी जाए। गैर सरकारी स्कूल को शिक्षा पर धर्म संबंधी देखरेख की जाए और सहायता अनुदान देते समय शैक्षणिक कार्य देखा जाए। आगे देखिए इसमें कमीशन पर समालोचनात्मक दृष्टि क्या थी। तो यहाँ पे भारतीय यानी उत्तरदायित्व कमीशन ने भारतीयों के शिक्षा को बागडोर उनके हाथों में सौंपकर उन्हें उत्तरदायित्व का मौका दिया, जिससे उनमें उत्साह बढ़ा। मिशनरियों को दूर करना। तो आयोग ने मिशनरियों के प्रभाव को शिक्षा से अलग रखकर भारतीय शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ा उपकार किया। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कमीशन का एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष की सिफारिश की है, क्योंकि आपसी संघर्ष से बचने के लिए अनिवार्य था। अगला आप देख सकते हैं कि औद्योगिक शिक्षा का समावेश क्या था। तो औद्योगिक शिक्षा के समावेश में हायर सेकेंडरी कक्षाओं में औद्योगिक विषयों का स्थान देकर कमीशन ने इस शिक्षा को अग्रसरित किया, जो भारतीयों के लिए उपयोगी था। स्वावलंबन के भाव का जागरण क्या था। अंकगणित, कृषि, ज्यामिति तथा औद्योगिक शिक्षा के सुझाव के माध्यम से भारतीयों को स्वावलंबी बनने का भविष्य में भाग्य खुला। कमियां इसकी भी कुछ कमी थी। तो इस कमीशन में कुछ कमियां भी विद्यमान है। यहाँ पे देखिए कि सरकार ने शिक्षा को स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया और उन्हें स्वायत्तता दे दी, जिससे अध्यापन इन स्थान संस्थाओं के सदस्यों को चापलूसी और जी हुजूरी के लिए विवश हो गए। साथ ही व्यक्तिगत प्रयासों में शुल्क की कमी की घोषणा ने प्रतिद्वंद्विता ला दी और सरकार को पलायनवादी नीति शिक्षा के प्रचार और प्रसार में बाधक सिद्ध हुई। आगे देखिए इसमें तो ये आप लोग के अब जो हंटर्स कमीशन का थ्योरी थी वो कंप्लीट होती है और अब लगभग आप लोग का पेपर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। 1-2 क्लास और इसमें बोर्ड की घोषणा है तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग के जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये भी चले तो टोटल आपके 4 पेपर हैं और चारों की क्लासेस चल रही है। तो जिसमें आप लोग का फर्स्ट वाला कंप्लीट होने वाला है और वो सब अभी चल रही है, तो उन सबको भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अभी तक आपने पढ़ा बहुत डिटेल से, लेकिन आप उसको बस रीड कीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब याद करने वाला ये है आप लोग के सामने। तो इसमें आप लोग मुख्य बातें क्या देखेंगे कि पृष्ठभूमि और मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आयोग का मुख्य लक्ष्य शिक्षा में नई खोज करना नहीं था। उद्देश्य इसका था पुरानी नीतियों का मूल्यांकन और सुधार करना था। यहाँ पे विशेष रूप से बोर्ड के घोषणा पत्र सन 1854 में परिवर्तित और संशोधित करना था। इसकी शिक्षा की ढांचा क्या थी। तो पहले क्या थी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि देसी शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा थी। आगे इसमें देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पे देसी शिक्षा में क्या क्या कहा गया था। विकास और संरक्षण ये आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ परीक्षा फल के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती थी तो उसको किस नाम से जाना जाता था। फिर प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या है। तो इस तरह से आप अपने कॉपी में भी बनाइएगा, जब पेपर में आपको लिखना हो तो जरूर लिखिएगा। फिर प्राथमिक शिक्षा प्रशासन और वित्तीय क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं। अ वर्ग और ब वर्ग में हमने देखा किसको यहाँ पे बांटा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं उच्च शिक्षा, यहाँ पे देखना है कि उच्च शिक्षा सरकारी नियंत्रण से मुक्ति हो। उसके बाद समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या था। समावेशी शिक्षा में आप देख सकते थे कि जो यहाँ पे था स्त्री के लिए शिक्षा था, मुसलमानों के लिए था, हरिजन और आदिवासियों के लिए था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे सहायता अनुदान प्रथा क्या थी। तो ये आप देख सकते हैं कि विद्यालयों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, नियमों को हिंदी अनुवाद प्रबंधकों को भेज दिया जाए। पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया गया। भवन निर्माण और प्रयोगशाला आदि के लिए निश्चित नियम थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। धार्मिक शिक्षा और ईसाई मशीनरी क्या थी। तो मशीनरियों का प्रभाव कम, शिक्षा संस्थाओं और उन्हें हस्तांतरित करने से साफ रोका। सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा न दी जाए, यानी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है गैर सरकारी स्कूल धार्मिक शिक्षा पर छूट, परंतु अनुदान देते समय केवल शैक्षणिक कार्य देखा जाए। यहाँ पे समालोचनात्मक मूल्यांकन एक बार देख लीजिए कि समालोचनात्मक मूल्यांकन क्या था। तो इसका गुण और दोष क्या था। तो भारतीयों को शिक्षा की बागडोर में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की नींव, AOB पाठ्यक्रम द्वारा स्वावलंबन, स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की चापलूसी की व्यवस्था थी, निजी प्रयासों के कारण शुल्क में वृद्धि और प्रतिद्वंद था और सरकार के पलायनवादी नीतियां थी। यहाँ पे देख सकते हैं इसने भारतीय शिक्षा को नया आकार दिया, भले ही कुछ कमियां थी। तो इसका जो निष्कर्ष क्या निकला कि तो इसने भारतीय शिक्षा का नया आकार दिया, भले ही कुछ कमियां इसमें थी। तो ये आप लोग को याद करना है। इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो अपने पेपर में अच्छे से अपने हिसाब से शब्द बना के लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास